Friends, how are you all? I hope this video finds you fit and fine. Students, आज हम S block elements पढ़ने वाले हैं. Before starting this chapter, I want to tell you that हमने जो classification of elements chapter read out किया है, पढ़ा है, समझा है, बच्चों आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. अगर वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और मुश्किल लग सकता है. तो बच्चों, अगर इसको इजी करना है तो आप पहले क्लासिफिकेशन चैप्टर को ज़रूर से समझिएगा. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट. Students, in earlier video I have told you that in S block there are total 2 groups. S block में कितने ग्रुप्स होते हैं? 2 ग्रुप्स. ठीक है, हमारे पास 2 ग्रुप में है. ये है फर्स्ट ए ग्रुप, जिसको हम फर्स्ट ग्रुप भी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में. यहाँ पे है सेकंड ए ग्रुप, जिसको हम सेकंड ग्रुप भी कहते हैं. राइट. तो बच्चों, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्केलाई मेटल. इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं हम एल्केलाई मेटल. एंड सेकंड ग्रुप वालों को हम क्या बोलते हैं? एल्केलाई अर्थ मेटल. सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन के अंदर कि एल्केलाइन का मतलब वो होता है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर दे विल फॉर्म बेस एंड दीज बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, एंड मेटेलिक बिहेवियर होना मतलब वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन. तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और वो एल्केलाइन नेचर शो करते हैं. वेयर एज जो सेकेंड ग्रुप है वो भी एल्केलाइन होते हैं एंड मेटेलिक नेचर शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. पर यहाँ पे अर्थ टर्म ऐड हुआ है. अर्थ टर्म का मतलब है ये जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. ठीक है बच्चों, और मैंने आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब इसका बताया था तो आई हैव टोल्ड यू दैट यहाँ पे अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम लिखेंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और आउटरमोस्ट शेल का क्या होगा इसमें? NS1. ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखते हैं तो सेम आपको पहले इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, उसके बाद में आप लिखेंगे NS2. इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वैलेंस शेल जो है वो S ब्लॉक में है ना. सॉरी, वैलेंस शेल जो है S ऑर्बिटल में है, इस वजह से S सब शेल में है. ठीक है, इस वजह से इसके अंदर हम क्या बोलते हैं? ये S ब्लॉक के अंदर आता है. मतलब ये जो एलिमेंट है ये S ब्लॉक का एलिमेंट है. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल के अंदर एंटर हो रहा है. इसका मतलब ये भी क्या है? S ऑर्बिटल का एलिमेंट है ये. ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1. 1 का मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इट हैव 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये फर्स्ट ग्रुप में है. ठीक है, और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये सेकंड ग्रुप में है. ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं. अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन है जो बिल्कुल एक्सेप्शन चलता है, क्योंकि बच्चों इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एल्कलाइन मेटल की जैसी भी होती है और हैलोजन की जैसी भी होती है, इसलिए उसको बिल्कुल अलग लिखते हैं हम. ठीक है, तो हाइड्रोजन, उसके बाद में लिखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. ठीक है बच्चों, अगर हम इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं Z वैल्यू, ठीक है, तो हाइड्रोजन की होती है 1. अगर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो इसका हो जाएगा 1. लिथियम का क्या होता है बच्चों? सोडियम का हो जाएगा 11, पोटेशियम का हो जाएगा 19, रुबिडियम का हो जाएगा 37, सीजियम 55 पोजीशन एंड फ्रेंशियम 87. ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? इसमें होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ठीक है, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 4. ठीक है, और अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56 एंड रेडियम का 88. ठीक है बच्चों, तो ये है इनकी एटॉमिक नंबर्स इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स के. ठीक है बच्चों, चलो अब हमें
हमको एटॉमिक नंबर भी समझ में आ गया है क्या क्या है। तो अब हम इनके नंबर की बात करते हैं कि ये अबिडेंस कितना है इनका, ठीक है। तो बच्चों जो लिथियम है एंड रुबिडियम है एंड सीजियम, ये बहुत ही रेयर है, ये बहुत ही रेयर हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की, सोडियम एंड पोटेशियम की, तो बच्चों जो सोडियम है ये पाया जाता है 6th पोजीशन पे एंड पोटेशियम पाया जाता है 7th पोजीशन पे। इसका मतलब इनकी जो अबंडेंस बाय मास है, इनका जो अबंडेंस बाय मास है इन अर्थ क्रस्ट, वो क्या है 6th और 7th, ठीक है। तो ये 6th अगर बाय मास देखें तो ये 6 नंबर पे आता है और ये 7 नंबर पे आता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे लिथियम भी बहुत रेयर है, सीजियम भी रेयर है, सॉरी रुबिडियम भी रेयर है और सीजियम भी रेयर है ना। और फ्रेंशियम जो है बच्चों, फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रेंशियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और बच्चा इसका जो हाफ लाइफ है, टी हाफ है, हाफ लाइफ जो है इसका वो है 21 मिनट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ 21 मिनट्स है। हाफ लाइफ मतलब ये अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, आधा। जब ये आधा हो जाता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टी हाफ। तो ये कितने टाइम में आधा होता है, 21 मिनट्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ फ्रेंशियम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अबाउट दी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो जो कैल्शियम है ये 5th मोस्ट अबिडेंट मेटल है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में ये 5th मोस्ट है, ये 6th मोस्ट है और ये 7th मोस्ट बाय मास है, ठीक है। तो ये 5th मोस्ट है। इसका जो परसेंटेज होता है अर्थ क्रस्ट में वो अराउंड होता है 4.66%, ठीक है। और अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं बच्चों, तो जो मैग्नीशियम है ये हमारे सी वाटर में मिलता है। मैग्नीशियम जो है हमें, और इसका जो परसेंटेज होता है बच्चों, ये में सी वाटर मिलता है और इसका जो सी वाटर में परसेंटेज होता है वो होता है 0.13%। और इसकी अगर अबिडेंस की बात करते हैं कि ये कौन से नंबर पर है, तो बच्चों ये 8th नंबर पे है, ठीक है। जैसे ये 5th नंबर पे है तो ये अर्थ क्रस्ट में हमें 8th नंबर पे मिलता है। और अगर इसकी परसेंटेज की बात करें अर्थ क्रस्ट में तो वो है 2.76%, ठीक है। तो बच्चों इसे समझ में आ गया है आपको अच्छी तरीके से कि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसके बाद सोडियम, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद में हम देख सकते हैं मैग्नीशियम, है ना। तो और मैग्नीशियम में सी वाटर में भी मिलता है, ठीक है बच्चों। और अगर इसके अलावा हम बताते हैं Na और K के बारे में, तो देखिए बच्चों Na एंड जो K है ये हमारे पास सी वाटर में मिलता है, हमें सी वाटर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ NaCl एंड KCl, ठीक है। तो सी वाटर में Na एंड जो पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम, ये इनके सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है NaCl एंड KCl। और बच्चों मैंने कहा था लिथियम सबसे ज़्यादा रेयर है, ठीक है। लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम के बारे में बात की थी कि रेयर है, ठीक है। इसका जो हम अगर नंबरिंग देखें कि कौन से नंबर पे पाया जाता है, कितना अबिडेंस है, तो बच्चों उसका 35th नंबर पे आता है, मतलब काफ़ी लेट आता है, ये बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। तो बच्चों ये बहुत ही जनरल इंट्रोडक्शन बताया है मैंने आपको कि इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। क्यों 2 ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि हमने देखा था एस सब सेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 ग्रुप्स आर पॉसिबल। तो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट को हम एल्कलाइन मेटल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक नेचर के होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। एल्कलाइन का मतलब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं जो एल्कलाइन नेचर का होता है ना। और इनका अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1। इन द सेम वे ये क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ का मतलब होता है ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है कि वैलेंस शेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे और उनके एटॉमिक नंबर लिखे हैं। फिर हमने ये देखा था कि इसमें लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम जो है बहुत रेयर है। फ्रेंशियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका जो हाफ लाइफ है वो 21 मिनट्स है। फिर जो सोडियम एंड पोटेशियम है ये 6th एंड 7th नंबर पे आते हैं अगर हम कंसीडर करें बाय मास इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और सोडियम एंड जो पोटेशियम है ये NaCl एंड KCl के फॉर्म में मिलते हैं हमें सी वाटर के अंदर, ठीक है। इन द सेम वे हमने मैग्नीशियम की बात करी कि मैग्नीशियम में सी वाटर मिलता है कितने परसेंट पे, 0.13%। और इसका अबिडेंस देखें तो ये 8th नंबर पे आता है और इसका परसेंटेज कितना है अर्थ क्रस्ट में, 2.76%। और कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो जो कैल्शियम है ये 5th नंबर पे आता है और उसका परसेंटेज है 4.66%, ठीक है। और यहाँ पे बेरिलियम भी क्या है, काफ़ी रेयर है। बेरिलियम इज़ ऑल्सो वेरी रेयर, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है एस ब्लॉक एलिमेंट का। अब हम इसमें टू दी पॉइंट आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट्स देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो फिजिकल स्टेट में सबसे पहली बात है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये सिल्वरी वाइट सॉलिड होते हैं, ठीक है। सिल्वरी वाइट सॉलिड होते हैं बच्चों। अब इसमें ये क्या है, सिल्वरी वाइट सॉलिड क्यों, ये शाइनी क्यों है, उसके पीछे रीज़न है बच्चों। क्योंकि देखिए अगर आप मेटल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो मैंने बताया था आपको कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कर्नल होते हैं जो अपनी जगह पे क्या होते हैं, फिक्स्ड। इनको हम बोलते हैं कर्नल्स। और ये क्या होते हैं बच्चों, अपनी जगह पे होते हैं फिक्स्ड, है ना। और मैंने बताया था आपको उसके अंदर कि इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूविंग होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो अब इसमें क्या है, ये हम जानते हैं कि एल्कलाइन जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो मेटल है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अभी सिल्वरी क्यों होते हैं, सिल्वरी वाइट, उसका हम एग्जांपल देख रहे हैं, उसका हम रीज़न देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो इसके अंदर क्या होता है, ये सिल्वरी लक्षण इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इनकी जो लैटिस है, इस लैटिस में हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है बच्चों, हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर सके, ठीक है। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत फ्रीली मूव कर पाते हैं, बहुत इजीली मूव कर पाते हैं। इस वजह से ये हमें सिल्वरी वाइट कलर के दिखते हैं, ठीक है, लक्शरियस दिखते हैं। इनका हाईली मोबाइल होने की वजह से इनका नेचर कैसा होता है, ये सिल्वरी शाइन शो करते हैं, लक्ष्य शो करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि हम इनको नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। हम इनको नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए इसका रीज़न क्या है, इनके अंदर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। अगर हम बात करें एस ब्लॉक के अंदर, एल्कलाइन मेटल के अंदर, तो इसके अंदर बच्चों अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ग्रुप ओनली, वी आर नॉट डीलिंग विद सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आप जानते हैं, इसके अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, अगर फर्स्ट ग्रुप में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि लेस इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, इसके अंदर वीक बॉन्ड बनेगा। क्योंकि लेस इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसमें वीक बॉन्ड बनेगा। अगर बॉन्ड वीक है तो हम इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब हम उसको नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। तो क्या रीज़न है, 1 इलेक्ट्रॉन होना रीज़न है, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है, ये मैलेबल है। मैलेबल का मतलब क्या है, इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, हम इनकी थिन शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है, सो लेट्स सी अबाउट दी
नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एटॉमिक रेडियाई। तो बच्चों एटॉमिक रेडियाई, अब हम इसमें लेफ्ट टू राइट तो देखेंगे नहीं, हम टॉप टू बॉटम ही देखेंगे, ठीक है। तो हम जब मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की, हम सारी प्रॉपर्टी बच्चों फर्स्ट ग्रुप की ही देख रहे हैं, अभी हम सेकंड ग्रुप के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। ऑल दो ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इवन दो अभी हम सिर्फ फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो हम जब डाउन द ग्रुप जानते हैं बच्चों, आप जानते हो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एन वैल्यू बढ़ती है। एन वैल्यू का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज क्या होगा, साइज भी बढ़ेगा। तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बच्चों इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं तो बच्चों लिथियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो है 152 पिकोमीटर, ठीक है। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो वो है 186 पिकोमीटर, ठीक है। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो वो है 227 पिकोमीटर, और अगर मैं रुबिडियम की बात करूं देन इट इज़ 248, एंड इफ यू टॉक अबाउट द सीजियम देन इट इज़ 265। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वी आर टेकिंग एटॉमिक रेडियाई इन पिकोमीटर, वी हैव टेकन यूनिट एज पिकोमीटर, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एन वैल्यू बढ़ रही है इस वजह से, ठीक है बच्चों। तो चलो इसी के अंदर जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं तो हम साथ साथ में आयनिक रेडियाई को भी पढ़ लेते हैं, हम साथ साथ में आयनिक रेडियाई भी देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, अगर हम आयनिक रेडियाई मतलब हम मेटल आयन की बात कर रहे हैं, आप जानते हो ये सारे मेटल्स है तो हम उसको जनरल एम से डिनोट कर सकते हैं, और ये सबके बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसलिए मैं एम पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी जब हम आयन्स के बारे में भी जब बात करते हैं, हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इसमें भी क्या होगा, साइज बढ़ेगा, ठीक है। जब हम टॉप टू बॉटम भी जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखिए अब इस टॉपिक को और कैसे समझ सकते हैं हम। तो देखिए बच्चे, अगर हम सिंपल मेटल की बात करें और उसके साथ में उस मेटल के आयन को कंपेयर करें तो मेटल का साइज ज़्यादा होगा मेटल आयन के कंपेयर में, ठीक है। अब ऐसा क्यों, रीज़न ये हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं आयन टॉपिक्स के अंदर, राइट। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि अगर हम किसी न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम चार्ज एकदम एक तरीके से बराबर अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन देखिए अगर तो ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम मेटल आयन की बात करते हैं, कैटायंस की बात करते हैं, उस केस में क्या होगा बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है, इसने क्या कर लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हो गए हैं। कम होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पी प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो हम प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो इलेक्ट्रॉन कम है। तो बच्चों जो न्यूक्लियस है मतलब जो प्रोटॉन है इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो ये न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ गया है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मैं यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ आपके लिए, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो हमारे पास कैटायंस होते हैं उनका साइज कम होता है। इट मीन्स अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि बच्चों Na और Na+ में से कौन किसका साइज बड़ा है, तो बच्चों आप बोलोगे Na का साइज बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो वो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को आराम से खींच सकते हैं, और खींचेंगे तो साइज कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब एक और पॉइंट इसमें बाकी है, वो देखिए आप।
हमने ट्रेंड देख लिया है कि टॉप से बॉटम हम जाएंगे तो एन वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए साइज बढ़ रहा है। अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तब भी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है क्योंकि एन वैल्यू बढ़ रहा है ना, सेम बात है। फिर हमने थर्ड पॉइंट देखा कि अगर हम न्यूट्रल मेटल और आयन के बीच में कंपेयर करें तो न्यूट्रल मेटल का साइज ज़्यादा होता है, आयन का कम होता है। आयन का कम इसलिए होता है क्योंकि आयन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बच्चों एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसका साइज जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है इनका जो साइज है पीरियोडिक टेबल में वो सबसे ज़्यादा होता है, लार्जेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए लार्जेस्ट क्यों होता है, बहुत सिंपल है, मैं बताती हूँ आपको कैसे लार्जेस्ट होता है। सो स्टूडेंट्स एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमें इस टॉपिक में पढ़ना है एटॉमिक रेडिया में, कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है अगर हम अलोंग दी पीरियड बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का साइज सबसे ज़्यादा होता है, साइज मैक्सिमम होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर इनका बाकी एलिमेंट्स के कंपेयर में कम होता है। अगर एटॉमिक नंबर कम होगा मतलब प्रोटॉन्स कम है, अगर प्रोटॉन्स कम है तो इनके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा बच्चों, बाकी के अगर कंपेयर में हम देखते हैं, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनका कम हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियस अब इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज कम है। चार्ज कम होना मतलब पॉजिटिव चार्ज कम, अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट उतनी इफेक्टिवनेस से नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो साइज बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनका साइज ज़्यादा होता है अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मतलब आप अगर यहाँ पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हम जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है इनमें जितनी भी एलिमेंट्स है 7 एलिमेंट्स, उन सब का साइज सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उन सब के कंपेयर में इनका प्रोटॉन कम है, इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो साइज ज़्यादा है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द atomic radius, physical state, and now we are studying about the melting point and boiling point. Now students, जब भी हम टॉप से बॉटम में जाएंगे इन द ग्रुप, एज वी विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। जब हम नीचे जाएंगे टॉप से बॉटम में इन दी ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, हम अभी भी बच्चों फर्स्ट ग्रुप की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, जब टॉप से बॉटम में जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब डिक्रीज क्यों होगा, उसके पीछे रीज़न क्या है वो देखते हैं। सो लेट्स सी दी रीज़न। नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट अगर हम एस ब्लॉक की जब बात करते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बच्चों को 1 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड भी फॉर्म करेगा 1, तो बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 बॉन्ड फॉर्म करता है इसका मतलब बॉन्ड कैसा हो गया, वीक, ठीक है। तो पहली बात, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो लो होता है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, लो क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एक बॉन्ड बनाएंगे, और एक बॉन्ड बनाएंगे तो एक बॉन्ड को तोड़ना तो बहुत ही ईजी है ना। तो आप कम टेम्परेचर देंगे तब भी वो आपका एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल कोट करती हूँ, सपोज Na आपस में फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर आप इनको एनर्जी, लेस एनर्जी भी देंगे ना तो ये एक बॉन्ड ईजिली टूट जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, या तो मेल्ट हो जाएंगे या फिर बॉयल हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये बात। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये वीक है, तो हमें कम टेम्परेचर देने पे ही मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ट्रेंड की बात करते हैं कि नीचे जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे ये डिक्रीज क्यों हो रहा है,
उसके पीछे क्या रीज़न है? तो देखिए बच्चे, उसके पीछे क्या रीज़न है, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो देखिए साइज़ बढ़ता है, एटम का साइज़ बढ़ता है। अब साइज़ बढ़ेगा तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ेगी। बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो एक ही रहेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड उनके बीच में एक ही रहेगा, क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ बॉन्ड तो 1 ही रहेगा। लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और आप जानते हैं जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है। तो अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है साइज बढ़ने से डाउन द ग्रुप, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, बॉन्ड वीक हो गया, तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। इसलिए नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और ऊपर वाले एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ओवरऑल देखें तो सब एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। क्यों? क्योंकि इनमें एक ही बॉन्ड होते हैं, इस वजह से। ठीक है बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दी आयनाइजेशन पोटेंशियल। नाउ व्हाट डज आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन? अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इजेक्ट आउट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो बच्चों क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to eject out electron from वैलेंस शेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल से ही निकालते हैं, ठीक है, फ्रॉम वैलेंस शेल इन एन आइसोलेटेड गैसियस ग्राउंड स्टेट। ठीक है, वो आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसेस होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट। इसके बारे में अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, अब हम अगर ट्रेंड की बात करते हैं टॉप टू बॉटम, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। साइज इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है, देखिए मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साइज इंक्रीज हो गया है तो ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। तो ये डिस्टेंस है और यहाँ पे ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में डिस्टेंस लेस है, यहाँ पे डिस्टेंस मोर है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट किया हुआ है, तो हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। पर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर कम एनर्जी भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हमें कम रिक्वायर्ड है। तो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आईपी। अगर साइज ज़्यादा है तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर साइज़ बड़ा है, लार्ज है, तो जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंडेड होगा, तो हम इसको ईजिली बाहर निकाल सकते हैं कम एनर्जी दे के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आईपी का ऑर्डर यहाँ बात करें तो डाउन द ग्रुप जो आईपी है वो क्या हो जाता है, कम, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो आईपी क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब जो ऊपर एलिमेंट्स हैं उनकी आईपी सबसे ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, और नीचे जो है उनकी आईपी सबसे मिनिमम है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास में आईपी का कॉन्सेप्ट। तो चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर मेटेलिक नेचर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर और मेटेलिक नेचर। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर
और मेटेलिक नेचर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे टर्म आ गया है हमारे पास में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक। दोनों का ही एक ही मतलब है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब भी ये होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कोई अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अगर कोई गेन करता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, साइज इंक्रीज है तो इस न्यूक्लियस से इस जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल सकता है। ठीक है ना, अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल सकता है। इसका मतलब साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम है तो एनर्जी कम चाहिए, आईपी कम है। लेकिन अगर टेंडेंसी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात करते हैं, तो ये इजीली लूज कर देता है। अगर इजीली लूज करता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा है। ठीक है, और इजीली लूज करता है इसलिए इसको कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब हम आईपी की बात करें तो यहाँ पे आईपी क्या हो जाएगा, कम। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी बढ़ता जाता है, और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो कम होती जाती है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो जो टॉप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे मिनिमम है और जो नीचे जाएंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे मैक्सिमम है। मतलब साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, या फिर आप यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव की जगह मेटेलिक नेचर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और सेम ट्रेंड चलेगा अगर हम इसी के अंदर एक और टॉपिक ऐड कर ले रिएक्टिविटी का। इसी के अंदर हम एक और टॉपिक ऐड कर लेते हैं रिएक्टिविटी का। तो बच्चों देखो, रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट्स है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इजीली लूज करेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी भी डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। तो अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप का नेचर ही ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की प्रॉपर्टी ही ये है, जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर लेते हैं। इनके रेस्पेक्ट में अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ही इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि ये डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड रिएक्टिविटी में। अंडरस्टूड? सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सो लेट्स सी अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। See students, we know that the first group elements have one electron in valence shell. इनके अगर वैलेंस शेल की बात करें तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके बाद में NS1, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं तो इनमें क्या चार्ज आता है, जो भी मेटल है, सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उस पर यूनी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यूनिवैलेंट बन जाता है। ठीक है, यूनिवैलेंट पॉजिटिव चार्ज शो करता है, यूनिवैलेंट पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। जब भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, ठीक है, और अपना कैटायन फॉर्म करेगा, तो वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लेगा, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो उसने लूज कर लिया, तो ये तो हट ही गया पूरा। अब क्या बच रहा है, सिर्फ नोबल गैस। तो देखिए कैसे होगा, आप जानते हैं लिथियम, लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बच्चों, तो वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेता है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, ठीक है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके पहले कौन सा नोबल गैस आता है, नियोन, तो ये नियोन का कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लेता है, ठीक है। अगर हम पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये इससे पहले जो नोबल गैस आता है उसके कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, मतलब आर्गन का। देन अगर रुबिडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो वो क्रिप्टन का ले लेता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगर सीजियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो वो जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब है, जब ये मेटल अपने M पॉजिटिव कैरेक्टर में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ये जो M पॉजिटिव है ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उनको मिल जाता है। और अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, ठीक है। अब ये M+ से एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके M2+ में आना नहीं चाहेंगे, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के M2 पॉजिटिव करना है, M1 पॉजिटिव से अगर M2 पॉजिटिव करना है आपको, तो आपको IP बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। M पॉजिटिव के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हमने पढ़ा था इसके अंदर कि अगर किसी के अंदर भी हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो IP बहुत ज़्यादा चाहिए, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए इस स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर M पॉजिटिव है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ करेगा और M2 पॉजिटिव के अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर सिंपल मेटल की हम बात करते हैं, न्यूट्रल मेटल, तो उसकी IP कम है, क्योंकि इनकी साइज़ बाकी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे इनका साइज़ क्या है बच्चों, इन मेटल का साइज़ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अभी कि बाकी मेटल के कंपेयर में इनका साइज़ ज़्यादा है। अगर साइज़ ज़्यादा है तो IP कम चाहिए, ठीक है। कम IP में ही हम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेंगे और M पॉजिटिव बना देंगे। लेकिन अब ये जो M पॉजिटिव है इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलने के बाद, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलने के बाद, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो हमें बहुत ज़्यादा IP देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड IP जो होगी, जो सेकंड IP, ये फर्स्ट IP होती है, सेकंड IP जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा देने पे ही ये पॉसिबल है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल केस में तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एनर्जी बहुत एक्स्ट्रा देते हैं तो हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाए, स्टेबिलिटी को लूज़ करे और M2 पॉजिटिव आयन फॉर्म करे, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अब अगर हम बात करते हैं इस M पॉजिटिव, ठीक है, सारे जो पॉजिटिव है इन्होंने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लिया है, इन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर दिया है। नोबल का मतलब क्या होता है, इनमें सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं, फुलफिल्ड है। अगर फुलफिल्ड है सारे ऑर्बिटल्स, इसका मतलब ये कौन से कैरेक्टर शो करता है, ये डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। जब सारे ही ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते हैं, ठीक है, सारे ही ऑर्बिटल को फुलफिल्ड होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। प्लस इनके अगर हम कलर की बात करते हैं तो क्योंकि इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, कलरलेस। तो ये सब क्या होते हैं, कलरलेस, ठीक है। जनरल मेटल की बात करते हैं तो मे बी वो कलर शो करते हैं, लेकिन जब उनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, वो फुलफिल्ड हो जाए, सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुलफिल्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक, और वो कलरलेस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। सो लेट्स सी दी नेक्स्ट टॉपिक।